अगले भाग में आते हैं, अगले लेक्चर में आते हैं। हम लोगों ने अभी कम्युनिकेशन पढ़ा था और एलिमेंट्स कम्युनिकेशन के पढ़े, कम्युनिकेशन के क्या तत्व है और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने वहाँ पर पढ़ा। देखिए ये अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ही चल रहा है और अभी हम फील्ड सिग्नल में जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें और थोड़ा विस्तृत पढ़ाएंगे। अगले लेक्चर में हम वॉकी टाकी, मॉडम, ये सब क्या होता है ना, आरटी प्रोसीजर क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप इसको थोड़ा सा जो बचा है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। तो प्रभावी संचार की बात हम करें कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा, प्रभावी संचार कैसे होगा। तो प्रभावी संचार के लिए सबसे पहले होता है कि संचार एक द्विमार्गी है पद्धति है। क्या है? द्विमार्गी। संचार में दो लोग होते हैं, भेजने वाला और प्राप्त करने वाला, तभी वो संचार माना जाता है। तो संचार क्या है? द्विमार्गी प्रक्रिया है। प्रेषित संदेश प्राप्तकर्ता को पूर्ण रूप से समझ आना चाहिए और यह पूर्ण रूप से संक्षेप भी होना चाहिए। प्रेषित किया हुआ व्यक्ति का प्राप्तकर्ता को पूर्ण रूप से संदेश क्या होना चाहिए? समझ में आना चाहिए और संदेश क्या होना चाहिए? संक्षेप होना चाहिए। तो संचार एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। प्रेषित संदेश प्राप्तकर्ता को पूर्ण रूप से समझ में आना चाहिए और पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? संक्षेप होना चाहिए। ये हो गया प्रभावी कम्युनिकेशन। अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या, तो उस पर आपको चोट मारना रहता है, उसको आपको डिटेल में लिखना रहता है, तो आपको यहाँ पर होगा। फिर आता है कि अंतःकार्मिक संचार क्या? अंतःकार्मिक संचार जिसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अक्सर क्वेश्चंस मॉडल पेपर आप उठा के देखेंगे, बोलेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। इंटरपर्सनल अंतःकार्मिक की मतलब हम जब किसी मैसेज को या किसी संदेश को भेजते हैं तो उसमें कैसे भेजते हैं, उसको अंतःकार्मिक बोलते हैं। जैसे शाब्दिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन की बात हम यहाँ करेंगे। शाब्दिक, तो शाब्दिक की संचार की बात करें हम, वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यह किसी जानकारी, विचार अथवा भावनाओं को शाब्दिक मौखिक अभिव्यक्ति है। यह किसी विचार, भावना या किसी का शाब्दिक अथवा मौखिक अभिव्यक्ति की क्या है? भावना होती है। तो ये शाब्दिक संचार हो गया। आप अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो तो शाब्दिक हो गया। यहाँ अशाब्दिक की बात करेंगे तो बात आ जाएगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, यहाँ पर कि इससे बिना शब्दों का प्रयोग किए संचार किया जाता है। इसमें तो शब्द का प्रयोग किया जाता है वर्बल में, लेकिन नॉन वर्बल में शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? उसके पीछे बताया। जैसे किसी इशारे से, किसी कोड भाषा से, इशारे से, भाव भंगिमा, आंख का इशारा, शरीर का इशारा, या और सब देखते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में गन को ऊपर कर लेना, सिर पे रख लेना, गन को इधर कर लेना, गन को उल्टा कर लेना, सबका एक अपना सांकेतिक होता है जो पहले से पता होता है, वो अशाब्दिक हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया है। तो ये अंतःकार्मिक संचार इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। पहला है शाब्दिक वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम कह करके विचार अभिव्यक्ति को प्रेषित करते हैं। दूसरा अशाब्दिक नॉन वर्बल, जो हम सांकेतिक भाषाओं के द्वारा, सांकेतिक चिन्ह के द्वारा, भाव भंगिमा द्वारा, मुद्राओं द्वारा, आंखों के इशारों के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। अगला आता है लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन। इसमें सीधा हम मैसेज करते हैं, शब्दों को लिखते हैं और लिख करके अगले मैसेंजर के अगले उसके पास जो है मैसेंजर से क्या करते हैं, हम मैसेज को डालते हैं। उसके बाद दूरभाष, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, जब लोग इसमें ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, तार का माध्यम किया जाता है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ शब्दों के द्वारा जोड़ना है, तो टेलीफोनिक हम क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन करते हैं। आपस में जो संदेश देना रहता है उसको फोन करके बता देते हैं भई आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, तो सीधे सीधे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो जाता है, दूरभाष कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगली बात आती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है कि दूर में बैठे हुए लोग टेलीफोन के माध्यम से कॉन्फ्रेंस करके आपस में बातचीत करें और विचार विमर्श करके किसी मुद्दे को आगे बढ़ाएं, उसको बोलते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो आपका अंतःकार्मिक संचार जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, वो यहाँ पर 5 प्रकारों में विभाजित कर दिया है। पहला शाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक, तीसरा है लिखित, चौथा है दूरभाष और पांचवा है टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंसिंग। उसको अंग्रेजी में आप करेंगे तो आएगा वर्बल, नॉन वर्बल, और उसके बाद आता है रिटन, फिर टेलीफोनिक और टेली कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पर होता है। तो प्रभावी संचार और अंतःकार्मिक संचार, इन दोनों के बारे में हमने चर्चा कर दिया। अब बात आती है कि इफेक्टिव
भाषण यानी कैसे होता है, अक्सर पूछ लेते हैं इफेक्टिव भाषण कैसे होता है, इफेक्टिव बोलते हैं ना कि इफेक्टिव टॉकिंग, कैसे हम बातचीत करें जो प्रभावशाली हो। तो इसमें सीधी सी हम 3 चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आवाज की गुणवत्ता, कि व्यक्ति की आवाज कैसे है, व्यक्ति की बोलने का तरीका कैसा है, व्यक्ति कितना गुणकारी तरीके से अपने बातों को रख पा रहा है, उसके आवाज में क्या उतार है, क्या चढ़ाव है, कब उसको किसी चीज को प्रस्तुत करना है, किस पे ज्यादा दबाव देना है, ये सारी चीजें क्या किसके अंतर्गत आती हैं, ये आवाज की गुणवत्ता के अंतर्गत आती हैं। कि आवाज की गुणवत्ता व्यक्ति के उतार चढ़ाव, लय और बात करने के तरीके से निर्भर होता है। दूसरा इफेक्टिव भाषण के लिए होता है भाषण की शैली, जो आप भाषण कर रहे हैं उसकी शैली क्या है, शब्दों का जब क्रम और उसका विस्तृत जानकारी होगी, शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वो विस्तृत होगा, तो निश्चित रूप से भाषण की शैली आपकी अच्छी होगी, भाषण देने का तरीका आपका अच्छा होगा। तो दूसरे नंबर पे भाषण की शैली आती है। तीसरे शब्दावली, अर्थात जो भाषण या स्पीच या टॉकिंग की जा रही है उसमें शब्दों का चुनाव कैसा हो रहा है, कौन से शब्द कब कहने हैं, कैसे कहने हैं, किस तरीके से कहने, इसकी बात हो रही है कि शब्दों का चुनाव बहुत कुछ मायने रखता है अपने भाषण शैली में। और चौथा होता है अनुकूलन। चौथा कौन सा है, हम बात करेंगे अनुकूलन की। अनुकूलन से तात्पर्य श्रोता के अनुरूप सही शब्दों का सही स्थान पे सही शब्दों का चुनाव करना और उनके हिसाब से बातों को कहना, यानी जिस श्रोता को जो चीज सुननी है उनके हिसाब से चीजों को बताना, वो अनुकूलन कहलाता है। तो यहां पर प्रभावी भाषण इफेक्टिव टॉकिंग की बात अगर हम यहां पर करें तो सबसे पहले कि आवाज की गुणवत्ता होनी चाहिए। अब आपको आवाज की गुणवत्ता अंग्रेजी में वॉइस क्वालिटी आप इसको लिख सकते हैं कि वॉइस क्वालिटी होनी चाहिए, आवाज की गुणवत्ता वॉइस क्वालिटी। अब दूसरे नंबर पे आता है भाषण शैली में टॉकिंग स्टाइल, क्या है, टॉकिंग स्टाइल, वॉइस क्वालिटी, टॉकिंग स्टाइल। और तीसरा आता है शब्दावली, वोकैबुलरी की बात करते हैं कि वोकैबुलरी आपका कैसा है, शब्दावली कैसी है, इसके अंग्रेजी में वोकैबुलरी बोलेंगे। और उसके बाद आता है अनुकूलन, अर्थात एडॉप्टेशन, अनुकूलन, कैसे आप उसको एडाप्ट किए हैं, कैसे आप अनुकूल हुए हैं, ये एडाप्टेशन अनुकूलन की बात यहाँ पर आती है। ये तो हमने प्रभावी टॉकिंग की बात की, प्रभावी भाषण की बात की। अब एक बात आता है कि प्रभावी श्रवण, इफेक्टिव लिसनिंग, प्रभावी श्रवण क्या है। देखिए, अगर आप अच्छे श्रोता बनना चाहते हैं, अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, तो आपको अच्छे श्रोता बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप चीज़ों को अच्छे से सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कैसे बोलेंगे, बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको श्रोता बनना जरूरी होता है। तो प्रभावी श्रवण, इफेक्टिव क्या लिसनिंग कैसे, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स के बारे में मैं चर्चा करूंगा, वो आप लिख लेंगे। ये प्रभावी श्रवण अक्सर आता है, इफेक्टिव लिसनिंग कभी कभी पूछते हैं, क्योंकि अल्फा ग्रेड या ग्रेडिंग बनाने के लिए हमको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इसके लिए तैयारी करके चलना है, तो इसलिए हम अब यहाँ पर आपको करेंगे। नंबर 1 अगर हम बात करें तो है वक्ता में रुचि लें, अर्थात जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुने, उसमें रुचि लें, तभी आप जो है प्रभावी श्रवण हो सकते हैं। दूसरा है मन व ध्यान को आप क्या करेंगे, केंद्रित करेंगे, वक्ता को सुने, नंबर 1। नंबर 2 मन और ध्यान को आप केंद्रित करिए, वहीं पर करिए, क्या करना आपको, केंद्रित करना, वहीं पे जो भाषण शैली चल रही हो, जो चीजें जो टॉपिक चल रही है वहीं पर अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है। अब बात होती है कि मन को विच्छेद ना होने दे, मन को भटकने ना दे, मन को रोके, उसी टॉपिक पे रोके, मन को भटकने ना दे। उसके बाद आता है कि वक्ता को विश्राम, यानी बोलते समय यानी सुनते समय विश्राम उसको ना दे, उसको सुने, जितनी देर वो कर रहा है उसको क्या करें, इफेक्टिव होकर के सुने, उसको प्रभावी तरीके से आपको क्या करना है, सुनना है। सभा स्थल पर समय से पहुंचे, समय से अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो ध्यान केंद्रित होता है अगले का, बीच में आप पहुंचे तो थोड़ा अफरा तफरी मच जाती है, फिर वो चीजें मजा नहीं आती हैं। इसलिए आपको क्या करना है, सभा स्थल पर ध्यान से पहुंचना है। उसके बाद भाषण, वार्ता, चर्चा को
के प्रवाह को ध्यान से देखें। जो वक्ता बोल रहा है उसके धारा प्रवाह और उसके जो है बोलने के तरीकों को आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। वार्ता के किसी पिछले भाग के विषय में अधिक ना सोचें और वार्ता करने वाले को उस समय बीच में डिस्टर्ब ना करें। ये मेन पॉइंट है कि जब वार्ता हो रही हो या इफेक्टिव भाषण हो रही हो तो उस समय आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये जो पूछता है किसी को कोई प्रश्न है या कोई शंका है, उस समय आप उठ करके पूछें, तो आपके प्रभावी श्रवण इफेक्टिव लिसनिंग होती है। इफेक्टिव लिसनिंग अगर क्वेश्चन आता है तो ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया वो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर कार्मिक संचार आता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो आप ये लिख सकते हैं। और प्रभावी संचार आता है तो आप ये लिख सकते हैं। तो सो कैडेट्स आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद अपने पास सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। आइए फिर से प्रभावी श्रवण के बारे में एक बार हम पॉइंट वाइज बात कर लें कि वक्ता में रुचि लें। नंबर 2, मन के ध्यान को केंद्रित करें। नंबर 3, वित्त विक्षेप ना होने दें। वक्ता को विश्राम यानी वक्ता के बीच में खलल ना पैदा करें। नंबर 4, नंबर 5, सभा स्थल पर समय से पहुंचें। नंबर 6 है प्रश्न पूछने में संकोच ना करें किंतु उचित समय पर पूछें। मैंने बार बार कहा कि प्रश्न पूछने में संकोच ना करें लेकिन उचित समय पर प्रश्नों को ही पूछें। और उसके वार्ता में किसी विशेष पिछले विषय के बारे में कुछ ना सोचें, ठीक है, पिछले विषय के बारे में कुछ सोचना नहीं। प्रभावी श्रवण के लिए भावनात्मक बाधाओं पर ना आए, भावना में आपको नहीं बनना है। तो कैडेट्स ये आपके पॉइंट्स हैं। हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे कि वाकी टाकी क्या है, संचार के और भी साधन क्या है, आरटी प्रोसीजर क्या होता है, फिर हम इंटरनेट क्या है, मॉडेम क्या है, वाईफाई क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये सब पूछते हैं, आपको मैं बताऊंगा कम्युनिकेशन से 10 नंबर का पूछते हैं और अलग पार्ट होता है। पता लगा आप नहीं कर पाते हो तो आप फेल हो जाते हो। और आप जब सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा कि सभी पार्ट से आपको पास होना जरूरी है, तब आपका रिजल्ट पास घोषित। आपने पता लगा कि 4 पार्ट में आप पास हो जा रहे हैं, एक पार्ट में फेल है तो आप फेल मान लिए जाएंगे। इसलिए अच्छा ग्रेडिंग और अच्छे उससे पास होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वीडियो को लगातार देखते रहिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई डाउट्स हो तो आप उसमें कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो सो कैडेट्स आप ध्यान से, समय कम रह गया है, फरवरी में के फर्स्ट वीक से सेकंड वीक में आपके एग्जाम होने, इसलिए ध्यान से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।